अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक दफ़ा फिर जब मुज़ाकरात की कश्ती किसी किनारे लगने को थी तो अमेरिका ने ईरान के जनूबी इलाकों में फिर से फ़िज़ाई हमले कर दिए, जिसने अमन के सारे प्रोसेस को एक दफ़ा फिर सैबोटाज कर दिया है। और ईरान ने भी दो टोक अपना मौक़िफ़ ले लिया है कि ईरान इसका जवाब देने का हक रखता है। दूसरी तरफ अफजूदा यूरेनियम के मामले के ऊपर ट्रंप की एक नई ट्वीट, एक नया बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस अफजूदा यूरेनियम को अमेरिका हर सूरत तबाह करेगा, जबकि ईरान ने भी कह दिया कि अफजूदा यूरेनियम ईरान की है और उसके मुल्क के अंदर ही रहेगी। तो इन सारी कॉन्ट्राडिक्शंस के बाद और इन फिजाई हमलों के बाद अब इस पीस डील के हवाले से क्या होने जा रहा है, इस पर हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। दूसरी तरफ जरा सियासी मामलात पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब से बैरिस्टर गौहर साहब की और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है, जिसमें सियासी तनाव को कम करने की बातचीत के हवाले से बातचीत हुई है। तो पता देखते हैं आगे जाकर कि क्या वाकई इस मुलाकात से इमरान खान साहब तक रसाई मुमकिन हो सकेगी या नहीं। बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सायरा, आप कैसी हैं? आपसे दूर हूँ मैं। हम यहाँ आए थे गर्मी से बचने के लिए, पता चला यहाँ पर लाहौर से भी ज़्यादा गर्मी है। बुखारी साहब चलें, होपफुली आपकी वहाँ पर ईद अच्छी गुजरे, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली के साथ ईद करने के लिए वहाँ पर गए हैं। अच्छा बुखारी साहब, अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि फिर से एक दफ़ा मेरे ख्याल से हम एक तो ईद की और हज की मुबारकबाद दे दें सबको, अपने नाजरीन को एडवांस। और आज ही ईद के जो मनाजर हमने देखे हैं वो एक वलवला अंगेज किस्म के मनाजर होते हैं। मैदान इरफात से लेके और उसके बाद जितने भी रिचुअल्स हैं हज के, वो एक अजीब व गरीब मंजर होता है, ईमान अफरोज़ किस्म का मंजर देखने को मिलता है। तो पूरी इस्लामिक उम्मा से लोग जो हैं हज के लिए वहाँ आते हैं, और ये एक इतना बड़ा इवेंट है कि इससे बड़ा इवेंट शायद मेरे ख्याल से दुनिया में और कोई नहीं है। जी बिल्कुल बुखारी साहब। अच्छा बुखारी साहब, अब बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। और हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर कल हम बात कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इस हवाले से वाबस्ता हो गई थी कि शायद अब अमन मुआहिदा होने वाला है, अब जंग के बादल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे मशरिक़ वस्ता से। लेकिन एक दफ़ा फिर जो है वो ईरान के जनूबी इलाकों में अमेरिका ने फ़िज़ाई हमले कर दिए हैं और कहा है कि दिफा में ये हमले किए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? पहली बात तो ये है कि ये बात हम तसलसल से कह रहे हैं कि ट्रंप जो है ये नाकाबिल एतबार शख्स है, इसका एतबार नहीं किया जा सकता। 2 मरतबा इससे पहले मुज़ाकरात की टेबल से उठ के इसने और इसकी नाजायज़ औलाद जो नेतन्याहू है उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया, और तीसरी मरतबा भी वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमले जिसका जिक्र आप कर रही हैं ये अनप्रवोक्ड हमले थे। उनको वो नेतन्याहू जो है चूँकि चैन से नहीं बैठने देता ट्रंप को, लिहाजा वो कोई ना कोई पंगा जो है वो करते रहते हैं। ये पंगा जो है ये इसको वो, मुझे तो हैरत है कि रोबियो कह रहे हैं कि इस हमलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुज़ाकरात जो है और जो मुआहदा होने वाला है वो अपने वक्त के मुताबिक जो है उसी तरह से होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पासदारान का रिएक्शन जो है वो मुंह तोड़ जवाब है। उन्होंने कहा कि अगर इस किस्म के हमले होंगे कोई मुआहदा नहीं होगा अमेरिका से। पासदारान और ईरानियन लीडरशिप इज स्पीकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये वीकनेस की पोजीशन नहीं है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है, नो मोर एग्रीमेंट विद यू, अगर आप इसी तरह के हमले जो है वो जारी रखेंगे। ट्रंप जो है उसको मैंने बार बार कह चुका हूँ, उसकी ना अपनी कोई मर्जी है ना अपने उसके अपर चैम्बर में कोई चीज़ है। वो जो कुछ वो तोते वाली जान वाली कहानी जो मेरी पॉपुलर है वो ये कि वो जो ही गर्दन मरोड़ता है भाई जो है एक नया पंगा शुरू कर देते हैं। तो ये पंगे कर करके उसने अमेरिकी कौम की तो ऐसी की तैसी कर दी है। बोथ इन टर्म ऑफ मोरालिटी जो है वो पूरी अमेरिकी कौम जो है वो मेरा ख्याल है एम्बेरस है पूरी दुनिया में। वो अपने लीडर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, नो किंग नो वॉर। ये अब इस वक्त सूरत हाल है, मैंने कल भी बताया था अपने प्रोग्राम में कि 100% से 20% रह गई है उसकी पॉपुलैरिटी। ज़रा सोचिए कि अगर इसी तरह की हमाकतें करते रहे ट्रंप अपने उस चहीते के लिए, तो बाय द टाइम मिड टर्म इलेक्शन होंगे बेड़ा गर्क हो जाएगा, रिपब्लिकन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस वक्त भी आप देखिए जो अभी करारदाद पास हुई है उसमें 3 रिपब्लिकन जो है उन्होंने वोट दिया है ट्रंप के खिलाफ। तो ये जो बदलती सूरत हाल है, और इसके साथ साथ जैसा हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जंग के हवाले से एक नहीं 3 राय जो हैं वो पाई जा रही हैं। तो ये हमले जो किए हैं ट्रंप ने, इसकी कीमत इसको चुकानी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ ये कि ईरान बच होने नहीं जा रहा है। ना आप उनको डरा सकते हैं ना आप उनको धमका सकते हैं। दंदा शिकन जवाब उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। उन्होंने कल भी इन हमलों के जवाब में हमला किया है, जिसको अब अमेरिकन ये कह रहे हैं
कि नहीं जी इन्होंने पहल की थी हमसे, हमने तो जवाब में हमला किया है। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं अमेरिकन बयान मान लूं कि ईरान ने पहल की है, तो इसका मतलब ये है कि ईरानियंस आर इन ए वेरी स्ट्रांग पोजीशन कि वो अमेरिका जैसे मुल्क के खिलाफ एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से पासदारान की तरफ से जो जवाब मिला है ट्रंप को, ये आई ओपनर होना चाहिए। ये जिसको दावे किए जा रहे हैं कि जी अभी हुआ समझौता, अभी हुआ समझौता, अभी हुआ, ये सारा ड्रामा धरे का धरा रह जाएगा। और इसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि जो हमारे सालिसकार हैं, यानी पाकिस्तान जो वाहद यानी सालिस का किरदार अदा कर रहा है, उनको चाहिए कि बावर कराएं वो ट्रंप को ये बात। सालिस का काम ही ये होता है, हमारा काम उनका चेहरा देख के उनकी खुशनुदी के लिए बयान देना नहीं है। सालिस का काम है कि वो ऑनेस्टी के साथ एक्चुअल सूरत हाल जो है वो सामने रखे दोनों फरीकों के। तो अगर इस तरह के हमले जारी रहेंगे तो मेरे ख्याल से खुद ट्रंप की तरफ से इन मुज़ाकरात को सबोटेज करने की एक कोशिश है। जी बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है इन हमलों के बाद मुज़ाकरात के हवाले से, किसी अमन डील के हवाले से कितनी उम्मीदें रखी जानी चाहिए अब भी? क्या अब भी लगता है कि कोई मुआहिदा हो सकता है? देखिए, बात यह है कि जो ऑप्टिमिज्म अमेरिका की तरफ से, जो ऑप्टिमिज्म वेरी गार्डेड ईरान की तरफ से, और जो मसालहतकार जो हैं उनकी तरफ से हमने देखा और सुना, लगता यह था कि द डील इज राउंड द कॉर्नर। लेकिन वो आपने देखा जो ट्रंप ने कल पंगा किया, वो जो इब्राहिम अकॉर्ड लेके आए बीच में कि जिसके ऊपर साइन करें तमाम मुस्लिम ममालिक, और उसको तो थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई, उसने सालिस का नाम भी ले दिया बीच में, हमारा नाम भी शामिल है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर और मिस्र जो है वो सबसे पहले इसके ऊपर साइन करें। ओ भाई, हाउ कैन यू डिक्टेट अस? हमारी कई दहाइयों से एक पॉलिसी है, हम उससे इनहराफ नहीं कर सकते हैं। आपने देखा क्या हुआ, जो उनकी अपनी एक न्यूज़ एजेंसी और एक अखबार है उसने बताया कि वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल की थी ट्रंप ने, और सारे लाइन पर थे, उसमें सऊदी अरब की लीडरशिप भी थी, कतर की भी थी, इजिप्ट की भी थी, टर्की की भी थी, और भी शायद उसमें कुछ लोग थे, बहरीन और कुवैत भी था। जब उन्होंने ये कहा कि आप इब्राहिम अकॉर्ड पर साइन करें, तो खामोशी छा गई। एक पॉज आया, तंग आके खुद ट्रंप ने कहा, आर यू पीपल ऑन द लाइन? इसके बावजूद सकूत था मुकम्मल तौर पर। अल्टीमेटली ही हैड टू ड्रॉप द लाइन। दिस इज अनदर सिग्नल, मिस्टर ट्रंप, यू कैन नॉट डिक्टेट द वर्ल्ड। बुखारी साहब, आपको लगता है कि क्या ये रिएक्शन मुस्लिम ममालिक की जानिब से काफ़ी था कि सिर्फ ट्रंप की इतने गैर जिम्मेदाराना मुतालबे के ऊपर सिर्फ खामोशी इख्तियार कर ली जाती? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। बाकायदा कहा गया ऐसा हम कर नहीं सकते, ऐसा हम नहीं करेंगे। हमारे फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट भी है, ख्वाजा आसिफ भी इसके ऊपर बोले हैं कि ये एक ऐसा मुतालबा है जिसकी हमारे यहाँ सुनने की गुंजाइश नहीं है, लीव अलोन डूइंग इट। तो पाकिस्तान जिस तरह बोला है, इसी तरीके से मेरे ख्याल से दूसरे ममालिक जो हैं वो भी आवाज़ उठाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि इस मुआहदे को इब्राहिम अकॉर्ड के साथ लिंक करना मेरे ख्याल से ट्रंप की तरफ से इस पूरे प्रोसेस को सबोटेज करने की एक कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। बुखारी साहब, दूसरी जो बोन ऑफ कंटेंशन हम शुरू से जिसका तज़किरा करते आए हैं वो है अफज़ूदा यूरेनियम, और डोनाल्ड ट्रंप बड़ा क्लियरली बार बार कह रहे हैं, उन्होंने दो ऑप्शंस दे दी हैं कि या तो अफज़ूदा यूरेनियम को अमेरिका भेज दें, या फिर वो जहां मौजूद है यानी ईरान के अंदर, उसे वहीं IAEA की इंस्पेक्शन के अंडर जो है वो उसे वहीं तबाह कर दिया जाएगा। इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर ईरान एग्री हो सकता है? देखिए, इसके दो पहलू हैं, मेरे ख्याल से हमें दोनों पहलुओं की बात करनी चाहिए। इसका पहला पहलू तो ये है कि ट्रंप को चूंकि कुछ ना कुछ सेविंग ग्रेस चाहिए, वो ना अंधेरे में टटोल रहा है, इसको कहते हैं ग्रोपिंग इन द डार्क, कि कुछ मेरे हत्थे लग जाए ताकि मैं फेस सेविंग लेके और वापस जा सकूं अपने मुल्क। एक तो इसकी वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ट्रंप को अब ये बावर कराया जा रहा है कि भाई, ये जो पंगा तुमने लिया था मिडिल ईस्ट में जंग शुरू करने का ईरान के साथ, ये आप जीते नहीं है, ये आप हारे हैं। ये एक दूसरा बड़ा फैक्टर है।
तीसरी बात यह है कि यूरेनियम के एतबार से ईरान की लीडरशिप के पिछले एक हफ्ते में 5 स्टेटमेंट्स आए हैं जी। सबसे पहले सुप्रीम लीडर जो है मुज्तबा अली खमेनाई, उन्होंने कहा दिस इज आवर नेशनल एसेट, वी लव इट लाइक वी लव आवर लैंड। इसके किसी जगह जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझता हूं कि ईरानियन पॉलिटी को जो आदमी समझता है उसके नजदीक ये हरफ आखिर है, इसके बाद इसके ऊपर बातचीत करने की गुंजाइश नहीं रहती। दूसरी बात यह कि अब इस नए मुतालबे के बाद दीगर लीडरशिप जो है उन्होंने भी उसके ऊपर कहा है कि ये ख्वाब देखना भी छोड़ दें, ये वहम जो लाहक है ट्रंप को, वो इससे निजात हासिल करे, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये कुछ होने नहीं जा रहा है। और मैं आपको ईमानदारी से कहूं कि ये जो ट्रंप का स्टेटमेंट है इसमें बहुत कंप्रोमाइज स्टेटमेंट है ये। अब पहले तो वो ये कह रहे थे मैं जाऊंगा उठा लाऊंगा, फिर वो कह रहे थे यार हमें दे दें, फिर वो कह रहे थे अच्छा फिर वरना हम जबरदस्ती आके लेंगे, फिर एक कोशिश भी करके देखी। अब हमें पता चल रहा है कि 18 जहाज उसके अंदर जो हैं, 12 या 18 का फिगर जो है वो दिया जा रहा है, वो आपने ज़ाया कराया और उल्टा मुंह बसोड़ के आप वहां से वापस चले गए। देखिए ये अब ट्रंप और क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा भाई हमें नहीं देते आप, या हम नहीं ले सकते, आप ऐसे करें किसी दोस्त मुल्क के पास रखवा दें इसको अमानतन, तुम वहां हम कोशिश करेंगे उसको डिस्ट्रॉय करने की। फिर एक और तीसरी गुंजाइश निकाली उन्होंने, उसने कहा अच्छा ऐसे करते हैं कि IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके जरिए इसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप इज गोइंग बैक ऑन हिज पोजीशन। उसको पता है कि ये अफसूदा यूरेनियम उसको नहीं मिलेगी और ये ईरान किसी सूरत इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जी ठीक है, बिल्कुल बुखारी साहब। और ईरान ने भी जो रद्देमल दिया उसके ऊपर वो यही है कि अफसूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी, यानी ईरान से बाहर नहीं जाएगी। तो क्या इस ऑप्शन के ऊपर ईरान कॉम्प्रोमाइज कर सकता है कि अपने घर के अंदर ही उसको खत्म कर दिया जाए या उसको डिल्यूट कर दिया जाए? देखिए, जब मैं किसी चीज को अपना नेशनल एसेट डिक्लेयर कर देता हूं तो मैं उसकी तबाही का बायस नहीं बन सकता। ये बहुत बारीक बात है, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि ये हमारा असासा है और अपने असासों को कोई आग नहीं लगाता है। मुझे हमेशा से यकीन था, अगर आप मेरी गवाही दें, मैं तसलसल के साथ कह रहा हूं कि ये यूरेनियम कभी भी अमेरिका के हत्थे नहीं चढ़ेगी और ईरान से बाहर भी नहीं जाएगी। तो आप देख लीजिएगा अल्टीमेटली यही होगा। जी बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। अभी जिस तरह के हमले अमेरिका की जानिब से किए गए हैं उस पर ईरानी फौज ने ये कह दिया कि अगर आपने दोबारा जंग मुसल्लत की तो ये जंग खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि खित्ते की सरहदों से बाहर तक फैलेगी। तो क्या आपको लगता है कि इन हमलों के बाद जी देखिए सायरा, आप जो कह रही हैं ईरानियन लीडरशिप तो इससे भी एक कदम आगे चली गई है। उन्होंने तो ये कहा है कि अगर ये हमला दोबारा तुमने किया, नो एग्रीमेंट, देयर विल बी नो टॉक्स। अगेन दे हैव स्पोकन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जी बिल्कुल बुखारी साहब। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह के मुतालबे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए जा रहे हैं, जी जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना मुतालबे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए जा रहे हैं, वो बार बार ये बात कर रहे हैं। कभी लास्ट मोमेंट के ऊपर इब्राहिम अकॉर्ड की उन्होंने जो है वो बात कर दी, उसके ऊपर सऊदी अरब का नाम उन्होंने कहा कि वहाँ से आगाज़ होगा। और सऊदी अरब को देखा जाता है कि वो मुस्लिम ममालिक की को एज ए लीडर उसको देखते हैं। तो सऊदी अरब का जो रिएक्शन आया है आपको कितना सिग्निफिकेंट लगता है सिचुएशन के अंदर? एब्सोल्युटली, मैं समझता हूं कि वो हमारे रिएक्शन से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इसके बारे में सोच सकते हैं अगर आप फ़लस्तीनी रियासत का क़याम यकीनी बना दें जी। ये तो लफ्ज़ सुन के मौत पड़ती है नेतन्याहू को। तो मुझे तो बहुत खुशी है। आई सैल्यूट द लीडरशिप ऑफ द सऊदी अरेबिया, जिन्होंने, ये ट्रंप पहले ये समझते थे कि खलीजी रियासतें जो है तो तफैली रियासतें हैं, मैं इन्हें पुचकारूंगा और ये ऐसे दुम हिलाते आ जाएंगे। ये नहीं हो रहा। मैंने आपको उसकी टेलीफोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल का हाल बताया है, मैंने आपको पाकिस्तान का सऊदी अरब का रिएक्शन बताया है। तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ट्रंप इज गोइंग टू हैव द ग्रेटेस्ट एम्बैरेसमेंट ऑफ हिज लाइफ टाइम। ठीक है बुखारी साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और इसी हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने भी की है। तो उनका क्या रद्द-ए-अमल है, उनका क्या टेक है सारी सिचुएशन के ऊपर, उस पर बात करेंगे। ब्रेक से वापस आकर हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei कह रहे हैं कि अमरीकियों के लिए अब खलीज में कोई महफूज पनाहगाह नहीं रहेगी। बुखारी साहब, एक दफ़ा फिर जो है मुश्तबा खamenei साहब मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उनके बयान से यूँ लग रहा है कि माजी में शायद ईरान ने खलीजी ममालिक का और मुस्लिम बरादर ममालिक का लिहाज किया है, और अब वो कह रहे हैं कि ये ममालिक भी अमरीकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बन सकेंगे। तो क्या ईरान एक दफ़ा फिर से अमरीका के इन हमलों के जवाब में खलीजी ममालिक में अमरीकी इंटरेस्ट को निशाना बनाने जा रहा है? देखिए, ये ईरान की स्टेटेड पोजीशन है कि अगर आपकी सरजमीन से हमारे खिलाफ ऑपरेशन होंगे तो वेट फॉर आवर मिसाइल्स एंड आवर ड्रोन्स, दे विल कम टू यू अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि मुझे बताइए कि मॉरली इसमें क्या खराबी है? जब आप अपनी सरजमीन किसी दोस्त मुल्क या किसी मुस्लिम मुल्क के मुतालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त देते हैं तो फिर आपकी खैर क्यों होनी चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि इस दफ़ा ट्रंप हो जाए, रूबियो हो जाए, या वो पीट हेग्जिट हो जाए, इन सबको दे आर गोइंग टू हैव द एम्बैरेसमेंट ऑफ देयर लाइफ टाइम। इस दफ़ा खलीजी ममालिक की रियासतें, जैसे मैंने आपको हवाला दिया कि ट्रंप की कॉल के ऊपर जो सकूत छाया था, यही होगा। जब उनसे कहा जाएगा कि हम यहाँ से ऑपरेट करना चाहते हैं, उनको कोरा जवाब मिलेगा जी। सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिससे मुझे तवक्को नहीं है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, अब तो सारी दुनिया को पता ही है कि कौन इसराइल का सबसे बड़ा मामा कौन है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि जो मुश्तबा खamenei का बयान है उसकी आप वुसअत का अंदाज़ा लगाइए। लेट अस ट्राई टू गेज द एक्सटेंट इसकी क्या है। वो कह रहे हैं कि आपको पूरे मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में कहीं पनाह लेने की जगह नहीं मिलेगी। दैट मीन्स वेयर एवर यू विल गो इन दीज स्टेट्स, वी विल फॉलो यू देयर एंड वी विल किल यू एंड वी विल हिट यू। बिल्कुल, ये स्टेटेड पोजीशन है, और डाउन द लाइन मेरे ख्याल से ईरान की पासदारान हो या मुसल्लह अफवाज हो, उनके लिए ये हुक्म का दर्जा रखता है। बिल्कुल बुखारी साहब, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि माजी की जो जंग हुई 28 फरवरी के बाद जो लॉन्च की अमेरिका ने, उसमें ईरान ने खलीजी ममालिक के अंदर अमेरिकी इंटरेस्ट को निशाना बनाया, मगर खलीजी ममालिक स्टिल समहाउ अपना रिस्ट्रेंट शो करते रहे और ईरान को सपोर्ट भी कर रहे थे। इवन अभी भी ट्रंप को जंग से रोकने में किरदार अदा किया खलीजी ममालिक ने। लेकिन अगर अब एक दफ़ा फिर से जिस तरह ईरान ने कहा हुआ है कि अगर दोबारा जंग होती है तो डिसैलिनेशन प्लांट्स को हिट करेंगे, यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जाएगा, तो क्या इन ममालिक की जो सपोर्ट है ईरान के लिए वो भी खत्म हो जाएगी और ये जंग मजीद फैल सकती है? देखिए, बर वक्त वार्निंग देने का मतलब ये है कि भाई इस दफ़ा आप एहतियात कीजिए, हमें मजबूर न कीजिए कि हम आएँ और आपके इलाकों के ऊपर बमबारी करें या ड्रोन भेजें या मिसाइल फायर करें। मुझे पता नहीं क्यों ये तवक्को है कि इस दफ़ा अमेरिका को वो रिस्पांस मिलने नहीं जा रहा जो रवायत रही है माजी में, इसलिए कि अरबों की आंखें खुल गई हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्टर जो है इस खत्ते में पूरे में वो था सऊदी अरब अमेरिका का, जिसके बारे में कहा जाता था कि जी जो भी वहाँ से विंक हो जाए, आंख विंक कर दें, और सऊदी अरब की लीडरशिप जो है वो फॉल इन हो जाती है। अब वो नहीं हुआ है। आपने देखा कि ट्रंप का जो इब्राहिम वाला अकॉर्ड वाला बयान है, उसके ऊपर कितना कैलकुलेटेड बट स्टिल डायरेक्ट रिएक्शन आया सऊदी अरब का। ये पहले नहीं होता था। पहले तो हमें ये पता चला था जंग से पहले कि सऊदी अरेबिया इज जस्ट अबाउट टू साइन, दिस सिचुएशन इज नो लॉन्गर देयर। अब उन्होंने उसको लिंक कर दिया इस बात से कि यू क्रिएट द पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड वी विल साइन इट। बिल्कुल बुखारी साहब, मार्को रूबियो साहब कह रहे हैं कि अब ना हरमुज तो खुलेगी ही खुलेगी। ये जो अमेरिका ने हमले किए हैं, इसको ये ना समझा जाए मुआहिदा अब भी होने के इम्कानात मौजूद हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से स्पेसिफिकली वो कह रहे हैं कि इसने हर सूरत ही खुलना है, जबकि ईरान कह रहा है कि जिस तरह जौहरी मामले के ऊपर बातचीत नहीं कर रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी किसी मुआहिदे का हिस्सा नहीं होगी। देखिए, जब ट्रंप साहब अपनी नेवी लेके यहाँ आए थे तो उनका ख्याल ये था कि हम इनको मार भगाएंगे और आपने हरमुज खुल जाएगी। 400 किलोमीटर पीछे खड़े हैं, ईरान के पानियों से पीछे। इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे आ जाएं। और अभी भी इस वक्त एज ऑफ टुडे माई टॉकिंग टू यू, ईरान हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑन आबनाए हरमुज। उन्होंने ये कह दिया है कि हम बेशक टॉल ना लें
बट सर्विसेज चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, मगर गवर्न हम इस सारे इलाके को खुद करेंगे। और अब मैं बताऊं आपसे कि अगर एक हमला करने की और गलती की अमेरिका ने, तो ये ओबनाय हॉर्मुज़ जो है ये मुकम्मल तौर पर बंद होने जा रहा है। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। बिल्कुल बुखारी साहब, और ईरान ये कह रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अगर ये मुआहदे के सूरत में अमेरिका जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म भी कर दे, तो इसके बाद भी ईरान के जो ईरान का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसको गवर्न किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि अमेरिका ने इस जंग के नतीजे में ईरान से अगर एक न्यूक्लियर हथियार ले लिया है, तो एक और जिसको इकोनॉमिक न्यूक्लियर वेपन कहा जा रहा है वो ईरान को दे दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की शक्ल में? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हो या उसको अपना तेल बेचने की खुली छुट्टी हो, ये सारी वो रियायतें हैं जो अमेरिका देने पर आमादा है, अमेरिका को देनी पड़ेंगी। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, ट्रंप वांट्स ए सेफ एग्जिट, ट्रंप वांट्स ए फेस सेविंग। उसको कहीं से कुछ मिल जाए, ईरान ये कह दे, आप ये देखिएगा अल्टीमेटली क्या होगा। ईरान ये कहेगा, ईरान ने बल्कि ये कह दिया, कल के उनके बयान में ये था कि एग्रीमेंट होगा और 60 दिनों के बाद, आफ्टर 2 months we will sit with you to talk on other issues. That means उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी है, उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी है कि हम ये करेंगे और ये करेंगे। उससे पहले कि आप, उन्होंने साफ बता दिया दो टोक अल्फाज में। मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि ईरानियन आर नॉट ऑन ए वीकर विकेट, दे आर स्पीकिंग फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, दे आर वॉर हार्डन पीपल। उनको अब आप डरा धमका नहीं सकते, ना वहाँ रिजीम चेंज कर सके आप, ना वहाँ के लोगों को आप भड़का के हुकूमत के ऊपर हमलावर करा सके। ये सारी आपकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, और आपकी ये हमले कर कर के छोटे छोटे ईरान को यानी मगलूब करने की जो कोशिश है, मेरा नहीं ख्याल कि आप इसमें कामयाब होने जा रहे हैं। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। जी बुखारी साहब, अभी एक और अगर मुआहिदा होता है या नहीं होता, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, लेकिन पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। और अब तो पाकिस्तान, एक तो वो होता है कि आप खुद अपनी तारीफ करें, अब तो बैनुल अक़वामी मीडिया जो है वो इसकी तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान ने, बिलखसूस हमारे फील्ड मार्शल ने जिस तरह से इसके अंदर रोल प्ले किया है, जिस तरह का इन्फ्लुएंस उनका ईरान में भी है और अमेरिका में भी है, उसी की बदौलत यहाँ तक बात आई है कि हम एक अमन मुआहिदे के ऊपर बात कर रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है अभी भी। देखिए, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसका एक एस्पेक्ट यह है कि इंटरनेशनल ओपिनियन जो है इतनी जल्दी और इतनी भरपूर तरीके से बनी है कि एक तो मैं समझता हूं कि इसकी जो अप्रिशिएशन है वो यूनिवर्सल है जी। जो जंग के स्टेक होल्डर्स हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, जो जंग के मुतासरीन हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, जो जंग करने वाली सुपर पावर है वो भी तारीफ कर रही है, जो दीगर दो बड़ी सुपर पावर्स हैं रशिया एंड चाइना वो भी तारीफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि पाकिस्तान ने बहुत मुस्बत, बहुत अहम किरदार अदा किया है दो मुतहारब ग्रुपों को ना सिर्फ डी एस्केलेट करने पर मजबूर करके, यानी जंगबंदी की सूरत में, और फिर उनको मिला के एक टेबल के ऊपर बिठाने में, जो पिछले 47 बरस में मुमकिन नहीं हुआ था। दिस इज ए वंडर। आई टेल यू, जब भी तारीख लिखी जाएगी, ये जो सालसी का किरदार है, दिस विल वर्क एज ए रोल मॉडल। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट विल बी ए रोल मॉडल टू हैंडल द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जी बिल्कुल बुखारी साहब, हमारे फील्ड मार्शल की बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि हर जगह पे ज़ीर आई है, जब भी उनको इतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है तो भारत के अंदर सफ़े मातम पिच जाता है। वो वैसे ही फील्ड मार्शल से एक तो डरते भी हैं, और फिर दूसरा यूँ लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, भारतीय भी फील्ड मार्शल से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। तो अब भारत के अंदर जब फील्ड मार्शल की इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, तो भारत के अंदर क्या सूरत हाल होगी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ जब भी पाकिस्तान की किसी भी एतबार से तारीफ़ की जाती है तो वहाँ सफ़े मातम जो है वो बिछ जाती है। ख़ास तौर से बीजेपी और आरएसएस की तो हालत बहुत बुरी हो जाती है। और जो कुछ लोग हैं, वो चाहे उनके आर्मी चीफ हैं, चाहे वो अजीत डोवल हैं, चाहे वो मोदी हैं, चाहे कोई भी है, वो एक राजनाथ किस्म की भी चीज़ है, इन सब की जान पे बनाती है कि पाकिस्तान को इतनी पजीराई क्यों मिल गई, पाकिस्तान का रोल इतना क्यों बढ़ गया है। मैं आपको एक बात बताऊं ईमानदारी से, आप इंडियन मीडिया स्विच ऑन करें, वहाँ के अखबारात के सफ़े उल्टें, वहाँ तस्लीम किया जा रहा है कि पाकिस्तान, जिसको हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश थी कि हम आइसोलेट कर देंगे,
उसने हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क को, जो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी करार दी जाता है, उसको आइसोलेट करके रख दिया है। सो मच सो मोदी डजंट हैव द करेज टू लुक अप और काउंटर करे अपने उन लोगों को जो दूसरी पार्टियों को उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो चुप करके बैठ के हाथ रख के ठोड़ी के नीचे इतनी शदीद तनकीद बर्दाश्त कर रहे होते हैं और उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान का नाम जहां जहां बुलंद होगा, मोदी एंड कंपनी जो है वो उतने उतने डीप वाटर में डूबते जाएंगे। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद अमन माहिदे के हवाले से आगे फ्यूचर में कितने इम्कानात मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब का तज्जिया आपने जाना। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक से वापस आकर पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। एक दफ़ा फिर सियासी तनाव को, सियासी दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश की गई है। बैरिस्टर गौहर साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई है। बुखारी साहब, क्या इस मुलाकात के नतीजे में क्या लगता है कि वाकई ही सियासी टेम्परेचर नीचे आएगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इस मुलाकात से पहले टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो गया था। अगर आपको याद हो, जो बुशरा बीबी हैं, उनकी बहनों को, उनकी फैमिली को मिलने की इजाज़त दे दी गई। उसके बाद जो है एक्सेस दे दी गई वकला को, वो जो वकालतनामे साइन होने थे वो भी साइन हो गए। जो वकला की मुलाकातें थी वो भी बहाल हो गई। तो बर्फ़ तो पिघलनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसको घर की मोहतरमा जो हैं अलीमा बेगम, उन्होंने सबोटाइज कर दिया है। यानी मुझे ये बताइए कि एक ऐसी पार्टी जिसकी टॉप लीडरशिप यानी इमरान खान ये कहते थे कि मैं मरूसियत के खिलाफ हूँ। अब आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि पार्टी का चेयरमैन जो नॉमिनेटेड है भाई इमरान खान, नो वन एल्स, और चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस KPK, वो मुलाकात करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर से। तो बजाय इसको खुशामदेद करने के वो कहती हैं फैमिली का तो कोई बंदा वहां था ही नहीं। ओ भाई, फैमिली का क्या काम है इन मुलाकातों में? ये जो अपोजिशन और हुकूमत के बीच राब्ते होते हैं, चाहे वो फोर फ्रंट पे हो या बैकडोर पे हो, उसमें पार्टीज की लीडरशिप बैठती है। उनमें भाभियां और बहनें और चाचियां और ताए तो नहीं होते कोई भी। ये एक अजीबोगरीब मुतालबा है। मुझे हैरत है कि ये मुतालबा जो है क्यों किया जा रहा है, क्यों करने दिया जा रहा है, और इसकी वजह तस्मिया क्या है। कभी कभी तो हमें ये वजाहतें मिलती हैं खुद अलीमा की तरफ से कि मैं तो अपने भाई के लिए आती हूँ, मेरा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई, सियासत वालों को सियासत करने दो ना, खुदा के लिए। क्यों आप लोग ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि वो बंदा जेल से बाहर ना आए? बिल्कुल बुखारी साहब, मैं बार बार जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ जी। बिल्कुल बुखारी साहब, पार्टी नहीं चाहती, पार्टी के एक मखसूस तबका नहीं चाहता कि वो बाहर आए। जी बुखारी साहब, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से पहले भी कहा जाता रहा है कि उन्होंने पहले भी कोशिश की कि खान साहब की मुलाकातें करवाई जाएं, लेकिन ऑब्वियसली जो पार्टी का बिहेवियर है, जो फैमिली का बिहेवियर है, जिसके ऊपर बिलखसूस मखसूस हलकों के अंदर कुछ खदशात और कुछ जो है उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, तो क्या अब PTI भी होश के नाखून लेगी और बानी से मुलाकातें एक दफ़ा फिर से स्टार्ट हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ये बाजियां जो हैं ये बेड़ा गर्क करेंगी इस पूरे माहौल का जो बना है। मोहसिन नकवी की कोशिशों को तो तहसीन की नज़र से देखना चाहिए। उन्होंने तो संजीदगी से कोशिश की कि कोई ना कोई रप्रोशमा होना चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन के बीच मिलके बैठ के पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठ के काम करना चाहिए। लेकिन ये इस तरह की दरफुंतनियाँ जो हैं ये छोड़ के, आप ये देखिए कि PTI का हाल क्या है। वकला के 4 ग्रुप हैं, सियासतदानों के 6 ग्रुप हैं, फैमिली के 2 ग्रुप हैं। ओ भाई, इस पार्टी, ओ खुदा के लिए रहम करें उस बंदे के ऊपर भाई जिसने ये पार्टी बनाई थी। बिल्कुल, ये छोटी छोटी दरफुंतनियां छोड़ने की बजाय पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके एस्टैब्लिश करें। 2 सांसें हैं, एक सांस में कहते हैं कि नहीं जी सब कुछ जो है वो अचक से ही करेंगे जी, हमने सारा इख्तियार दे दिया उनको। दूसरी तरफ पार्टी की लीडरशिप अगर कोई इनिशिएटिव लेती है तो बाजियां आड़े आ जाती हैं। तो कोई करे तो करे क्या?